हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज़ अमिता। वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद अनुराज पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपसे मैंने कहा था कि हम 4 चैप्टर तीनों सब्जेक्ट के फिनिश करने के बाद हिस्ट्री के, पॉलिटी के और जियोग्राफी के आज हम नोट्स जो मैंने अपने प्रिपेयर किए हैं फर्स्ट चैप्टर से हिस्ट्री के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं और आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। ये मैंने कॉपी से PDF बनाई है, तो हो सकता है थोड़ा ब्लर हो, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा साइज़ को बढ़ा के कम करके इसको देख सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शेयर करती हूँ मैं अपने नोट्स मैंने कैसे बनाए हैं। मुझे जो समझ में आया इस चैप्टर में, जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये है 6th क्लास की NCERT नोट्स। चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। चैप्टर का नाम क्या था? क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं इसमें मेन तिथियां, यानी कि जो तिथियां हैं कुछ महत्वपूर्ण, वो देख लेते हैं क्या थी। तो इसमें कृषि का प्रारंभ दिखाया गया था, बताया गया था कि कब से हुआ। कृषि का जो आरंभ हुआ है वो 8000 वर्ष पूर्व हुआ है। और सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व हुए हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो प्रथम नगर बसे वो 4700 वर्ष पूर्व पहले बसे। और गंगा घाटी के नगर, मगध का जो बड़ा राज्य था, गंगा घाटी का नगर जिसमें मगध सबसे बड़ा राज्य था, उसकी जो शुरू हुआ वो हुआ 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व, वर्तमान से लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ये महत्वपूर्ण तिथियां थी। अब इस चैप्टर में आगे क्या था ये हम देख लेते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट में था नाम जिसका है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें है फर्स्ट पॉइंट कि लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे? लोग रहते थे नर्मदा नदी के तट पर। यहाँ रहने वाले लोग कुशल संग्राहक थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगलों के उत्पादों का संग्रह करते थे और वे जानवरों का खेत यानी कि शिकार करते थे। ठीक है, लोग यहाँ ये चीज़ें, ये मेन पॉइंट है। और सबसे पहले किस फसल को उगाया गया अगर क्वेश्चन बने, और कहाँ, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व, हमने ऊपर भी पढ़ा था अभी, कितने वर्ष पूर्व? लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों द्वारा सबसे पहले क्या उगाया गया था? वो गेहूं और जौ को उगाया गया था। ठीक है, ये लोग गाँवों में रहते थे। कहाँ रहते थे ये लोग? गाँवों में रहते थे। भेड़, बकरी और गाय, बैल, पशु पालतू बनाए गए थे। कृषि का विकास कब हुआ अगर पूछा जाए तो कृषि का विकास हुआ था, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्वेश्चन बनता है। तो कृषि का विकास की बात करें तो उत्तर पूर्व में गारो, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों वाले क्षेत्र में। उत्तर पूर्व, मैप आपको ध्यान होना चाहिए, मैप का ये भाग उत्तर पूर्व, इस तरफ उत्तर पूर्व भाग में क्षेत्रों में सबसे पहले क्या उगाया था? चावल उपजाया गया था। विंध्य के उत्तर में, कहाँ पे? विंध्य के उत्तर में सिंधु तथा सहायक नदियों की बात करेंगे। अब देखिए, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कौन सी है? झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी, व्यास, सतलुज। ये क्या है? सिंधु की सहायक नदियां हैं। और सहायक नदियां किसे कहेंगे? सहायक नदियां वे होती हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं। तो सिंधु की सहायक नदियां कौन सी है? ये सारी, ये 5 नदियां जो हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज सिंधु की सहायक नदियां हैं। और आरंभिक नगर का विकास कब हुआ? तो 4700 वर्ष पूर्व, हमने ऊपर भी देखा था तिथियों में। ठीक है, गंगा व सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। नगरों का विकास कब हुआ और कहाँ हुआ? तो गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था, समुद्री तटवर्ती इलाकों में। कहाँ? समुद्री के तटवर्ती जो इलाके हैं गंगा नदी के, वहाँ पे नगरों का विकास हुआ। कब? 250 वर्ष पूर्व हुआ। हमने ऊपर तिथियों में भी देख लिया था ये। ठीक है, इसी चैप्टर में गंगा की सहायक नदियों की बात हुई है, तो इसलिए गंगा की सहायक नदियों को हम देख लेंगे कि गंगा की सहायक नदियां हैं यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन। क्या है? गंगा की सहायक नदियां हैं। फिर है प्राचीन शहर कौन सा था? तो प्राचीन शहर था मगध, जो कि कहाँ था? गंगा के दक्षिण में, सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वो मगध नाम से जाना जाता था। कहाँ? कौन सा क्षेत्र? गंगा के दक्षिण में, गंगा के दक्षिण में जो सोन नदी के आसपास वाला क्षेत्र था, वहाँ पे जो सबसे पहले स्थान बसा
जगह बसी, जो शहर बसा, उसे बोला गया था मगध। ठीक है, और क्या था इसकी खासियत क्या थी? विशाल राज्य था ये। ठीक है, शक्तिशाली शासक थे यहाँ पे, और अन्य राज्यों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। अन्य राज्यों में भी ऐसे कई राज्यों की स्थापना हो गई थी। ठीक है, ये इसकी खासियत है। आगे देख लेते हैं देश का नाम कैसे पड़ा। तो देश का जो नाम है वो पड़ा, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में क्या बोलते हैं? सिंधु कहते हैं। देखिए देश का नाम कैसे पड़ा, ये देख लेते हैं। तो इंडिया जो शब्द था, इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला। ठीक है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। और उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने, उत्तर पश्चिम से आने वाले जो ईरानी थे, यूनानी थे, उन्होंने सिंधु को हिंदोस और नदी के पूर्व में रहने वाले, पूर्व में जो स्थित भूमि है इंडिया, ये इंडिया समझ लीजिए आप। ठीक है, ये इस तरीके से। तो जो एक सेकेंड, देखिए ऐसे समझिए, ये मैप समझिए, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ठीक है, ये पश्चिम और ये दक्षिण है। तो क्या था कि उत्तर पश्चिम से, उत्तर जो पश्चिम है इस तरफ से, क्या ईरानी और यूनानियों जो इंडिया में आए थे, ईरानी और यूनानी जो आए थे इंडिया में, इन्होंने सिंधु यानी हिंदोस और नदी जो पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। सिंधु नदी इधर थी पाकिस्तान की तरफ, इधर वाले जो क्षेत्र को इन्होंने क्या, भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, फिर इसी से भरत नाम पड़ा। भरत नाम कैसे पड़ा देख लेते हैं। भरत नाम कैसे पड़ा? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए भरत शब्द का यूज हुआ। यार ये क्या हो गया? यानी कि क्या पता चलता है कि जो भरत नाम है वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए यूज़ किया गया था, भरत नाम। ठीक है, इस समूह का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इस समूह का उल्लेख मिलता है संस्कृत की जो सबसे प्रारंभिक कृति है, 3500 वर्ष पुरानी। कितनी पुरानी? 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद, उसमें मिलता है भरत नाम का। ठीक है, भरत नाम का जिक्र उसमें किया गया है। फिर देख लेते हैं सिक्के क्या हैं। सिक्के देखिए, सिक्के एक अभिलेख है, सिक्का अभिलेख में आ जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही यहाँ पे लिखवा दिया है। सिक्कों की जो शुरुआत है सबसे पहले प्राचीन ग्रीस से हुई। प्राचीन ग्रीस में सबसे पहले सिक्कों की शुरुआत हुई कहाँ? 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व सिक्कों की शुरुआत हो चुकी थी प्राचीन ग्रीस में। ठीक है, आगे देख लेते हैं अतीत के बारे में कैसे जानेंगे। इसमें है कि अतीत के बारे में आप कैसे जानेंगे। तो अतीत के बारे में जानने के लिए पांडुलिपि का यूज़ होता है, जिसे बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। और मैन्यू लेटिन भाषा का शब्द है। मैन्यू किसका शब्द है? लेटिन भाषा का शब्द है मैन्यू। इसका अर्थ होता है हाथ से निकला हुआ। ठीक है, और पांडुलिपियाँ कितने तरह की हो सकती है? तो ताड़पत्रों पे, और फिर ताड़पत्रों पे पांडुलिपियाँ हो सकती हैं, और भूर्ज नामक पेड़ की छाल पर या भोजपत्रों पे भी पांडुलिपियाँ के 2 तरह की पांडुलिपियाँ हो सकती हैं। ठीक है, ये पांडुलिपियाँ मंदिरों में, विहारों में मिल से प्राप्त होती थी। कैसे? मंदिरों विहारों में मिल जाती थी पांडुलिपियाँ जो बची हुई हैं। इनमें क्या होता था? इनमें धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों के बारे में होता था, राजाओं के जीवन के बारे में लिखा होता था, औषधियों तथा विज्ञान आदि के बारे में इन पांडुलिपियों में लिखा मिला है। ठीक है, फिर महाकाव्य। महाकाव्य क्या है? महाकाव्य भी स्रोत है। कौन सा स्रोत है? तो महाकाव्य एक लिखित स्रोत है। महाकाव्य कविता, नाटक संस्कृत में लिखे गए, और ये अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में मिले हैं। लिखित स्रोतों में इनको गिना जाता है। ठीक है, प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करता था? प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे। ठीक है, और अभिलेख क्या है? अभिलेख भी स्रोत ही है। ठीक है, अभिलेख क्या है? पत्थर और धातु जैसी कठोर सतहों पर जो उत्कीर्ण करके लिखे जाएं, वो क्या है? वो अभिलेख होते हैं। आगे देख लेते हैं पुरातत्वविद किसे कहेंगे? तो पुरातत्वविद कहेंगे अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को। पुरातत्वविद किसे कहेंगे? तो जो अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या होता है? पुरातत्वविद होता है। और पुरातात्विक साक्ष्य किसे कहेंगे? पत्थर व ईंट से बनी इमारतों, चित्रों तथा मूर्तियों का जो अध्ययन, औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा जानवरों, चिड़ियों व मछलियों का की अस्थियां आदि क्या है? ये पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इनसे पुरातात्वविद स्रोत
इन स्रोतों से पता लगाते हैं अतीत के बारे में। ठीक है, आगे देख लेते हैं स्रोत क्या है। तो स्रोत पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए स्रोत शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? पांडुलिपियों, अभिलेख, जितने भी हमें पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए जिन शब्दों का यूज़ करते हैं उन्हें कहते हैं स्रोत। ठीक है, इतिहासकार कौन है? अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति इतिहासकार हैं। और तिथियों का महत्व क्या है? तिथियों का मतलब क्या है हिस्ट्री में? तो तारीखों की मदद से घटनाओं के क्रम जानने में सहूलियत हो जाती है। तारीखों की मदद से ही क्या होता है कि घटनाओं की जो क्रम है उनके बारे में पता चलता है। और वर्ष की घटना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से की गई है। देखिए, हिस्ट्री में तिथियों का बहुत महत्व है। इससे क्या होता है कि घटनाओं के क्रम को जानने में काफ़ी मदद मिल जाती है। ठीक है, तो तिथियों का मतलब, तिथियाँ कैसे निर्धारित की जाती हैं हिस्ट्री में? तो वर्ष की जो गणना है ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे ईसा मसीह के जन्म की तिथि से तय की जाती है। ठीक है, अतः 2000 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होगा? ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष पहले की जो बात है। ठीक है, बाद की बात से। ठीक है, अब इसका आगे देख लेते हैं जो तिथि निर्धारण कैसे किया गया है। तो यहाँ पे BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी कि ईसा के साल, ईसा मसीह के वर्ष, जन्म के वर्ष वाले समय से। ठीक है, और कभी कभी AD की जगह CE कॉमन ईरा का यूज़ किया जाता है, और इसी तरह BC की जगह बिफोर कॉमन ईरा यानी BCE का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, आज तो पड़ोस में शादी क्या है। देखिए, हम इन शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? तो इन शब्दों का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि अब विश्व के अधिकांश देशों में ये कैलेंडर सामान्य हो गया, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो भारत में इस रूप का जो इस तरीके के कैलेंडर का यूज़ कब से हो रहा है? लगभग 200 वर्षों से पूर्व से ही हो रहा है, प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, ये है फर्स्ट चैप्टर के नोट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप 1-2 बार वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और जूम करके थोड़ा देखेंगे तो समझ में आएगा। और आज की वीडियो में शोर बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो इसके लिए सॉरी, प्लीज़ माइंड मत करिएगा। बगल में ही, पड़ोस में ही शादी है किसी की, तो इसलिए ये शोर शराबा है। प्लीज़ आप देख लीजिएगा वीडियो। बाय सभी को।